Hello guys, I hope you all are doing good. So today in this video, we will be learning about the Supreme Court of India, and this is going to be the only video that will be dealing with the chapter 12 of your political science book. Okay, and this chapter will not be fragmented into various videos. तो ये एक सिंगल और एक ही वीडियो रहेगी, ठीक है, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं, पावर्स वगैरह के बारे में, हर चीज के बारे में, ठीक है। और जो अदर कोर्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट उनकी जो वीडियोस है वो अगली जो चैप्टर होंगे दूसरे उसमें हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। दिस इज गोइंग टू एनआईओएस क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 12 की रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आई एम योर फ्रेंड अरुण शर्मा। Now, before we start our video, first thing that you need to know कि आपकी एक ड्यूटी बनती है दैट यू नीड टू अबाइड बाय, ठीक है। और वो है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए सो दैट दे आल्सो कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव और वीडियो, ठीक है। एंड दिस इज द वेरी पर्टिकुलर वीडियो दैट विल बी डीलिंग सोली विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये भी आपकी ड्यूटी बनती है, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज, कि आपको ये चीज तो पता है कि हमारे यहाँ पर जो ना जो गवर्नमेंट फंक्शन करती है वो तीन जो मतलब मेन जो ऑर्गन बोल सकते हैं हम गवर्नमेंट के, वो है कौन कौन सा। पहला हमारा लेजिस्लेटिव, दूसरा हमारा एग्जीक्यूटिव और चौथा है हमारा जुडिशरी। जुडिशरी, ये तीन है हमारे ऑर्गन, ठीक है। नाउ यू नो द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव, यू नो द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, यू नो द फंक्शन ऑफ जुडिशरी, बट देन आल्सो आई विल बी टेलिंग द फंक्शंस ऑफ दीज थ्री, ठीक है। नाउ लेजिस्लेटिव का फंक्शन क्या होता है? फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज, लाइक इट फॉर्मुलेट्स क्या, लॉज, लॉज को फॉर्मुलेट करती है। नाउ द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव has to implement the laws formulated by the legislature. Now, judiciary's function is to scrutinize all those laws framed by the legislative and the executive actions, क्योंकि जो एट द एंड ऑफ द डे जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो एग्जीक्यूटिव तो करते हैं, ठीक है। तो जुडिशरी का फंक्शन इस प्रकार से यहाँ पर जो है ना सारे लॉज को स्क्रूटनाइज करना होता है। तो स्क्रूटनाइजिंग में क्या होता है, दे just ascertain or they just validate the laws whether they are good in nature or not, whether they are not in contravention to the fundamental rights or the laws given in the constitution, ठीक है, और आर्टिकल given in the constitution। तो ये सारी चीजें कौन इंटरप्रेट करता है? ये काम करता है जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और हाई कोर्ट भी करता है कभी कभी, बट वेन एवर इट फील्स की सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हाथ में हाई कोर्ट को ये नहीं पता पड़ पाता है कि व्हाट नीड्स टू डू, ठीक है, कि करना क्या चाहता है वो, ठीक है, और क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना फिर वो क्या करता है कि ही जस्ट ट्रांसफर्स व्हाट केसेस टू द सुप्रीम कोर्ट व्हेन द कॉल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना क्या होता है कि यही सारी चीजें होती हैं कि जब भी जो हाई कोर्ट है वो नहीं कर पाता तब सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट भाई साहब आप तुम जो है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करो, अपनी जो है जजमेंट वगैरह दो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का रोल बहुत ज्यादा प्ले करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर भी है और गार्जियन भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है वो हमारी दो प्रकार की होती है, तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है और एक टेम्पररी एग्जीक्यूटिव होती है। परमानेंट वाली जो होती है वो हमारे सिविल सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी स्कीम्स वगैरह और लॉज वगैरह बनाए जाते हैं दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय दीज पीपल, ठीक है, जो वर्क कर रहे होते हैं एज अ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और दी इंडियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस वगैरह जो होते हैं, ठीक है। और जो हमारी जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव होती है वो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं जो हमारे टेम्पररी एग्जीक्यूटिव में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए, क्योंकि मिनिस्टर्स तो आपको पता ही है कि भाई वो तो चेंज होते रहेंगे 4-5 साल बाद, मगर जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव आईएएस वगैरह जो होते हैं वो तो परमानेंट है ना। दे हैव टू वर्क, दे हैव टू वर्क, दे हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल द पॉलिसीज व्हेदर गवर्नमेंट चेंजेस और नॉट, ठीक है। चाहे गवर्नमेंट चेंज होती है या नहीं होती है, दे हैव टू वर्क, दे हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क फॉर द कंट्री, फॉर द सेक ऑफ कंट्री, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। बट व्हेन आई टॉक अबाउट
द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का काम होता है फॉर्मुलेट करना लॉज को, ठीक है। अब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये दोनों पार्लियामेंट के पार्ट, दीज टू आर द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड हियर कम्स द प्रेसिडेंट आल्सो, दीज थ्री आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बिकम्स पार्लियामेंट ठीक है, एक संसद, जब संसद बनता है व्हेन दीज थ्री आर कंसीडर्ड, ठीक है, जब ये तीनों को कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ठीक है। अनटिल अनलेस प्रेसिडेंट प्रोवाइड असेंट टू अ बिल, कोई भी बिल फिर लॉ नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट के द्वारा उस बिल को साइन नहीं कर दिया जाएगा, ठीक है। अब कोई भी लॉ बन जाता है तो उसको फिर स्क्रूटिनाइज करा जाता है जुडिशरी के द्वारा, वेदर दिस लॉ इज अप्रोप्रिएट और नॉट, वेदर this law is in the violation of the certain provisions given in the constitution or not. So these all things were decided are decided by the judiciary, ठीक है। I hope you are getting this point, ठीक है। तो चले आगे, चलिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं जुडिशरी के बारे में, क्योंकि हम पढ़ने वाले सुप्रीम कोर्ट ना। सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी है हमारे, उसको 3 भागों में डिवाइड करा गया, सो दैट की जो बर्डन है वो सोली जो है ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फॉल ना करे, ठीक है। सोली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो ज्यादा बर्डन ना फील करे, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहले नंबर पर आता है, जो पूरे इंडिया में काम करता है थ्रू आउट द टेरिटरी। इसकी जो पॉलिसीज है, इसके जो ऑर्डर्स है, इसके जो डिसीजन आर बीइंग फॉलोड और आर बीइंग अबाइड बाय द अदर कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे कि हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट दूसरे नंबर पर आता है जो स्टेट में काम करता है, और नीचे आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, ठीक है। अब ये इनको बोला जाता है हमारा सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि ये सबसे नीचे वाले तबके में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट जो है इसका फॉर्मुलेशन बता देता हूँ आपको, हमारे जो आर्टिकल है उसमें आता है, जस्ट अ सेकेंड। तो ये आता है हमारा 124 में, ठीक है, ये आता है हमारा 214 में, और ये आता है हमारा 233। ये 3 आर्टिकल हैं जो डील करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, जो लास्ट में आते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। अब यहाँ पर ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट से डील करेगा, अदर जो वीडियोस होंगी रेस्पेक्टेड वीडियोस, तो उनमें हम सुप्रीम और हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ना हमें हमारे जुडिशियल सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, सबसे ऊंचा कोर्ट है, इसलिए इसको सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता है, ठीक है। जुडिशरी को न्यायिका बोला जाता है ठीक है। हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय बोला जाता है, सबॉर्डिनेट कोर्ट तो है, ठीक है। साधारण कोर्ट है सबसे नीचे वाले कोर्ट। सबॉर्डिनेट को क्या बोला जाता है, सहायक न्यायालय शायद, ठीक है, वो मुझे पता है, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि सबॉर्डिनेट को क्या बोला जाता है, ठीक है। आप देखिए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है, नॉट चैप्टर, ठीक है। चलिए हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इफ ही गिव्स एनी काइंड ऑफ ऑर्डर डायरेक्शन, तो all the orders given by it, all the laws, whether it is interpretation of the constitution, if it is the if it is it says कि कोई भी particular law that violates the particular fundamental right, और it says कि ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए किसी पार्ट ऑफ इंडिया में, तो इसके जो लॉ है, इसके जो डायरेक्शन, इसके जो मतलब कोई भी ऑर्डर वगैरह है वो पूरी की पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में फॉलो करे जाए, ठीक है, पूरा का पूरा इंडिया में, ठीक है। इसलिए इसको इंटीग्रेटेड जुडिशरी बोला जाता है। अब ये जो अगर हाई कोर्ट और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो इसलिए है कि ताकि सुप्रीम कोर्ट पर बर्डन ना पड़े, ठीक है। अब जो सुप्रीम हाई कोर्ट के जो मतलब बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट का जो जुडिक्शन है वो उसके रिस्पेक्टिव स्टेट में आता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है वो उत्तर प्रदेश के लिए ही कानून का निर्धारण कर सकता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सारी रिट वगैरह जारी कर सकता है अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। चले आगे, चलिए तो ये इसीलिए इसको जो ना सुप्रीम कोर्ट हमारी जो जुडिशरी है उसको इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बोला गया है, ठीक है। अब इस चैप्टर में पूरे में हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और कॉम्पोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पावर्स क्या क्या है इसकी, जुडिक्शन क्या क्या है इसका, ठीक है। अब ये गार्जियन कहलाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, और प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो रोल है इसको प्रोटेक्ट करने में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में क्या है, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात करें तो इट इज फ्रेगमेंटेड और डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट गोज टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट, सेकंड गोज टू द हाई कोर्ट एंड द अपर मोस्ट कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अभी तक तो रीजनल बेंचेस नहीं है, बट दीज आर बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, इसके द्वारा इसके लिए भी काफी सारे रिकमेंडेशन दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बिकॉज क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हैज टू फंक्शन थ्रू आउट द टेरिटरी। अब देखिए, मान लीजिए एक पर्टिकुलर केस है जो कर्नाटका में कहीं ना कहीं जो है वो उसका ओरिजिन हुआ है, यानी ठीक है, और वहां पर जो पार्टी है वो, वहां पर जो हाई कोर्ट है उसने कहा कि इसको जो है ना जरूरत है इस पर्टिकुलर केस को सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट के जो है हस्तक्षेप की और हम बोलते हैं इंटरफेरेंस की। तो जो पार्टी है उसको जो है ना दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली आना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, खर्चा बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए रीजनल बेंचेस का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो दिल्ली में फंक्शन करता है। ठीक है, दिल्ली में फंक्शन करता है, तो आपने थंबनेल में देखा होगा ऑलरेडी, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इस तरीके का दिखता है। ठीक है, हाई कोर्ट जो आपको पता ही है, हाई कोर्ट हर स्टेट के अलग अलग है, स्टेट के अलग अलग है और हर जगह पर है। इनकी भी रेस्पेक्टेड स्टेट में रीजनल ब्रांचेस होती है। ठीक है, सुप्रीम और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट बोलते हैं। सेशन कोर्ट जो है वो क्रिमिनल केसेस से डील करता है, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यानी डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होते हैं वो सिविल केसेस से डील करते हैं। ठीक है, चलिए वो हम सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाकर पढ़ेंगे जब हम सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसमें जो है ना अभी जो डेटा दिया हुआ है आपकी बुक में वो 25 जजेस का दिया है, बट इट इज नॉट करेक्ट। करेंटली हमारे यहाँ पर जो है ना अराउंड जो है 34 जजेस हैं, इसमें एक चीफ जस्टिस है और 33 अलग जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं आईसीजे, इंडिया नहीं सीजे, सीजे आईसीजे बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, सीजेआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपको बात पता चल गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस है ना, इसको फुल टू फंक्शन करने देते हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डिक्रीज करना, इंक्रीज करना, ऑल दीज पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के हाथ में ही सारी पावर है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन इंक्रीज कैन डिक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। ठीक है, वेरेवर इट डीम्स और इफ इट डीम्स नेसेसरी। ठीक है, तो यहाँ पर चीफ जस्टिस और अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं। अब प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं, बट यहाँ पर चीफ जस्टिस का भी कंसल्टेंट्स जो कंसल्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अगर हम अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रीवियस जो अभी इनकम्बेंट है, ठीक है, जो अभी है, अगर वो जब छोड़ेगा तो उससे भी कंसल्ट करा जाए कि भाई तुम क्या चाहते हो, तुम भी अपनी राय दो। तो वो रिकमेंड करता है कि सीनियर मोस्ट जजेस, वो रिकमेंड करता है सीनियर मोस्ट जजेस ये है तो इनको आप अपॉइंट कर दीजिए एज अ सीजेआई। ठीक है, प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली द प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड टू कंसल्ट अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज ही डीम्स प्रॉपर। ठीक है, अदर जजेस के साथ भी कंसल्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सीनियर मोस्ट जजेस होता है ना वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, सीजेआई इसको बोलते हैं, सीजेआई। ठीक है, तो देखिए हमेशा यही होता है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस है ना उसी को सीजेआई बनाया जाए। ठीक है, अभी तक जो सीनियर मोस्ट जजेस थे हमारे वो थे डीवाई चंद्रचूड़, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाते हैं डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़ है, आप नाम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम अदर अपॉइंटिंग जजेस की बात करें, अदर जजेस की बात करें तो इनको भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करा जाता है, बट यहाँ पर जो कंसल्ट करा जाता है ना वो चीफ जस्टिस के द्वारा भी करा जाता है। अदर जो सीनियर मोस्ट जजेस है ना उनके द्वारा भी करा जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, अगर कभी भी वैकेंसी आती है, वैकेंसी अराइज होती है कभी भी, तो जो सीनियर मोस्ट जजेस है ना उनके द्वारा भी कंसल्ट करा जाता है, उनकी रिकमेंडेशन ली जाती है। ठीक है, तो इनको इनको जो अदर जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको अपॉइंट करने में। ठीक है, फिर ये जो है ना जो मिनिस्ट्री होती है लॉ ऑफ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, उसको रिकमेंडेशन भेजी जाती है नाम की और वो अपॉइंट कर देती है सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। अब ये जो चार सीनियर मोस्ट जजेस प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा ये सारी चीजें डिसाइड करी जाती है किसके नाम देने किसके नहीं देने। ठीक है, किसके नाम देने किसके नहीं देने। अब इस पूरी की पूरी जो बैठक को क्या बोलते हैं, कॉलेजियम ऑफ द कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, या फिर कॉलेजियम सिस्टम भी बोल देते हैं। ठीक है, चार सीनियर मोस्ट जजेस प्लस सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई। तो इसी प्रकार से सारी चीजें होती है। देखिए वीडियो जो है ना पूरी पूरी रिकॉर्ड हो गई थी, बाद में कट गई है, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। चलिए खैर कोई बात नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन की। अब अगर किसी को जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का तो
what are those qualifications which are really needed to become a judge, become a judge of the Supreme Court। तो ये सारी चीजें भी तो बता देनी चाहिए ना, बहुत ज्यादा जरूरी है भाई साहब। ठीक है, चलिए। या तो वो 5 साल के लिए जज रह चुका हो किसी हाई कोर्ट का, या फिर दो से ज्यादा की किसी का जज रह चुका हो। ठीक है, 1 साल कहीं और सर्व करा, 1 साल कहीं और सर्व करा, तो ऐसे ही 5 साल हो सकते हैं। तब उसको सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए रिकमेंड करा जा सकता है। अगर कोई बंदा ऐसा है जो एडवोकेट रहा है 10 साल के लिए किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट में, उसने प्रैक्टिस करा, या फिर किसी और हाई कोर्ट में दो या दो से ज्यादा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करी है, ठीक है, तो वो उसको भी एज अ सुप्रीम कोर्ट जज के लिए रिकमेंड करा जा सकता है। अगर प्रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में कोई एक ऐसा बंदा जो डिस्टिंग्विश जर्नलिस्ट है, उसके पास मतलब एक अलग ही प्रकार की नॉलेज है, तो उसको भी प्रेसिडेंट जो है एक सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जज बना सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, इनका जो टेन्योर होता है वो 65 साल का होता है। ठीक है, अगर कोई बंदा 64 साल की एज पर सीजीआई बनता है या सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, वो 65 साल के बाद 65 साल पर रिटायर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बंदा 61 पर बनता है तो उसको 4 साल सर्व करने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई बंदा अगर वॉलंटरी रिजाइन देता है तो उसकी टर्म जो है यूं खत्म हो जाएगी, वो रिजाइन दे सकता है। मगर एक्सेप्शनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करा जा सकता है, उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक जज को अगर रिमूव करना है तो सुप्रीम कोर्ट कैन बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये जो ऑर्डर है, ये हर हाउस के द्वारा, चाहे फिर वो लोकसभा हो चाहे फिर वो राज्यसभा, दोनों के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी के साथ उसे अडॉप्ट करना होगा उस ऑर्डर को। ठीक है, उस प्रेसिडेंट का ऑर्डर को फिर वो प्रेसिडेंट के पास वो बोला जाएगा, पहुंचाया जाएगा दोबारा से। ठीक है, फिर जब प्रेसिडेंट उसे कंसिडर कर लेंगे तो वो जो है ना प्रूव होंगे, उसके जो ग्राउंड है मिसबिहेवियर और कैपेसिटी प्रूव होगी। अगर ये ग्राउंड प्रूव हो जाते हैं, कमेटी बिठाई जाती है उसके द्वारा प्रूव करे जाते हैं। अगर ये प्रूव हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट रिमूवल का ऑर्डर पे साइन कर देते हैं और वो रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, मगर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो अपने टेन्योर को सिक्योर मानते हैं, क्योंकि जो उनको 65 साल से पहले कोई भी रिटायर नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये जो मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी जो होती है ना, तो इनको भी प्रूव होने में काफी समय लग जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी होती हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर नो पर्सन हु हैज ऑफिस, तो ये अगर कोई भी पर्सन है जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है, उसको अलाउ नहीं है कि वो किसी भी कोर्ट में एज एडवोकेट काम कर सके। ठीक है, कहाँ पर, किसी भी पर्टिकुलर मतलब थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और इनकी जो सैलरीज वगैरह है पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड करी जाती है, 2 लाख से ऊपर इनकी सैलरी है अभी तो। ठीक है, चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट को एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग माना जाता है। अब कहेंगे आप कि सर ये तो पढ़ा है, ये भाई पीछे वाला ही तो है, ये शायद 2 लग गए हैं ये। ठीक है, ज्यादा चिंता मत कीजिए। तो इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग माना जाता है। अब ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पर्टिकुलर केस है, 1980 में क्या हुआ था, 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आपको जो है ना बुधवार को वेडनेसडे को 2 घंटे रोटियां नहीं खानी है। ठीक है, और इसके लिए उसने रीजन दिया था कि अगर आप 2 घंटे रोटियां नहीं खाएंगे और फास्ट रखेंगे तो आपकी जो हेल्थ है ना वो बहुत अच्छी रहेगी, और ये मैंडेटरी है और हर किसी को फॉलो करनी होगी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब होता क्या है, अब ये बात आती है प्रेजेंट काल में 2024 में क्या होता है कि ये जो याचिका थी, ये जो जजमेंट थी, इसको चैलेंज करा गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में चैलेंज करा गया कि भाई साहब ये थोड़ा सा प्रावधान गलत है, ये रीजन हमें गलत लगता है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर बोला गया यहाँ पर जो है ना हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट में ये याचिका दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज करा गया था कि भाई हम तो 2 घंटे में रोटी खाएंगे ही खाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट जो है पिछली वाली जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को उठाकर लेकर आता है, उस एविडेंस के तौर पर बताता है कि ये देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आप 2 घंटे रोटी नहीं खाओगे तो आपकी जो शरीर है, हेल्थ है, वो बहुत बढ़िया रहेगी, तो इसलिए आपको 2 घंटे रोटियां नहीं खानी है। ठीक है, सिंपल। तो इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट की 1980 की जजमेंट थी, उसने यहाँ पर एविडेंस के तौर पर काम करा और उसको 1980 में एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के यानी रिकॉर्ड कर लिया गया था कि अगर फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी कोई जजमेंट आती है, ऐसा कोई केस आता है, तो यहाँ पर इसका एज अ उदाहरण दिया जाएगा। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट को अपने जो कंटेम्प्ट है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी हुआ है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हुई है, सुप्रीम कोर्ट की जो सैंक्टिटी है उसको टच करा गया, उसको मतलब
डिसरप्ट करने की, उसको जो है ना कहीं ना कहीं लूज करने की जो है कोशिश करेगी, हानि पहुंचाने की कहीं ना कहीं कोशिश करेगी, तो उस केस में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जो है ना अपने कंटेम्प्ट को जेल भी भेज सकता है जिसने ऐसा करा होगा। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब यहाँ पर बात आती है जुरिडिक्शन। देखिए, जुरिडिक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के पास तीन जुरिडिक्शन, ओरिजिनल, एपिलेट एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल, एपिलेट एंड एडवाइजरी। एपिलेट मतलब अपील करना, ओरिजिनल मतलब एकदम निखरा हुआ जो किसी के पास ना हो, एडवाइजरी मतलब यहाँ पर एडवाइस देता हो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये चीज सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात करें तो यहाँ पर ओरिजिनल का मतलब यह है कि यहाँ पर ऐसे कोई से भी केस जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में दिए हुए हैं वो किसी और कोर्ट के द्वारा इनिशिएट नहीं होंगे, ना ही वहां पर इनिशिएट होंगे, ना ही उन्हें एंटरटेन करा जाएगा। ठीक है, तो ये है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अब ओरिजिनल जुरिडिक्शन में कौन कौन से केसेस आते हैं? ऐसा डिस्प्यूट जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हस्तक्षेप हो और एक साइड एक स्टेट हो, गवर्नमेंट इंडिया ऑन वन साइड और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड, जो स्टेट है वो दूसरी साइड। फिर यह कोई ऐसा डिस्प्यूट जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मोर स्टेट एक साइड और मोर स्टेट दूसरी साइड है, यानी तीन पार्टी इन्वॉल्व है। ठीक है, स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर कोई ऐसा डिस्प्यूट यहाँ पर दो और दो से ज्यादा स्टेट की बात करी जा रही है, उनका इशू इन्वॉल्व हो, तो इशू को निर्धारित करने के लिए, उसको सेटल डाउन करने के लिए, उसको मतलब सॉर्ट आउट करने के लिए ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना कि हाई कोर्ट के पास। ठीक है, हाई कोर्ट के पास ये सारी चीजें नहीं है, ना ही सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास। ठीक है, अब सब सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास एक पावर और है कि वो जो ना फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्समेंट करने के लिए रिट जारी कर सकता है। ठीक है, ये पावर जो है हाई कोर्ट के पास भी, मगर यहाँ पर जो ना होलसेल पावर इसी के पास है। मगर जब रिट जारी करता है ना सुप्रीम कोर्ट, तो उसने एक जजमेंट में ये कहा था कि व्हेन वी हैव हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 214, 214 के अंदर आर्टिकल है, हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो अंडर आर्टिकल 226 डायरेक्शंस, ऑर्डर्स वगैरह इशू कर सकता है और रिट भी जारी कर सकता है। तो व्हाई डोंट पार्टीज गो फर्स्ट टू द हाई कोर्ट? अगर उनकी फिर वहां पर फुलफिल चीजें नहीं होती तब वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपकी फंडामेंटल राइट कुछ भी वगैरह उल्लंघन होता है किसी भी पर्सन का, तो वो सबसे पहले हाई कोर्ट जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये चीज आपको समझ में, इसीलिए यहाँ पर जो ना जो स्पेशल पावर देखिए, क्यों? क्योंकि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ना उसके पास स्पेशल पावर इसलिए यहाँ पर ये है क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट भी अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कि उसको जो ना फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने ही करने होंगे। ठीक है, एक बार को रिट जारी करने से हाई कोर्ट मना कर देगा, बट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिनाई बिकॉज इट इज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, फंडामेंटल राइट भी और सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट का काम भी है ये, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डबल बर्डन क्रिएट होता है और डबल प्रेशर क्रिएट होता है। दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिनाई फ्रॉम इशूइंग और इशूइंग डायरेक्शन, रेट्स एंड ऑल। ठीक है, ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, वैसे तो इसमें नहीं लिखी है सारी चीजें, ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए आप। ठीक है, अगर केसेस आते हैं कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली इनको सुना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक का इशू इन्वॉल्व है, पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो इसलिए यहाँ पर एक याचिका दर्ज कर कर इन सारे इश्यूज को इन्वॉल्व करा जा सकता है, क्योंकि पब्लिक इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंटिटी। ठीक है, जो बोल सकते हैं कि अगर पब्लिक के इशू को मतलब सुना नहीं जाएगा तो फिर किसके इशू को सॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट? किसी के भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये ओरिजिनल मतलब जुरिडिक्शन है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, चलिए एपिलेट जुरिडिक्शन की बात करें, एपिलेट जुरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपील कर सकते हैं आप किसी भी जजमेंट, चाहे फिर वो लोअर कोर्ट की हो या फिर वो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की। अगर आप सोचते हैं कि भाई साहब लोअर कोर्ट में एक जजमेंट दिया एंड यू फाइंडिंग इट not satisfactory, then you can directly approach to the Supreme Court and you can file an appeal in the Supreme Court. ठीक है, with the respective concerns and with the respected issue that you were facing and that you feel that it is not satisfactory, it is not appropriate, that is given by the lower court or the high court. तो उस जगह पर आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दर्ज कर सकते हैं और आपकी
जो अपील है उसको सुनी जाएगी अगर आपके जो केसेस है अप्रोप्रिएट है। ठीक है, किन किन मामलों में दर्ज हो सकती है? सिविल मामलों में, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशन केसेस में। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन केसेस में जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की बात आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का अगर बात आती है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को सुननी ही पड़ेगी वो सारी चीजें। ठीक है, चले आगे चले। अपील इन सिविल केसेस, सिविल केसेस कौन से हैं? प्रॉपर्टी, मैरिज, मनी, कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस एटसेट्रा आर कॉल्ड सिविल केसेस। इन केसेस में आप जरा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। इफ यू फील दैट the judgments or the orders issued by the lower courts are not satisfactory and you feel that you are not satisfied with those judgments, so you can approach the supreme court। ठीक है, आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और वहां पर अपनी जो याचिका है वो दर्ज कर सकते हैं। तो चले आगे चलिए। When we talk about criminal cases, तो यहाँ पर criminal cases तो आपको पता ही है। ठीक है, कौन से केसेस, कौन से केसेस? कोई भी क्रिमिनल केस हो सकता है। ठीक है, मर्डर वगैरह का जो भी हो। ठीक है, अब पहला केस यहाँ पर ऐसा बनता है कि यहाँ पर जो है ना, जो लोअर कोर्ट है उसने एक अक्यूज था उसको बाइज्जत बरी कर दिया, बट हाई कोर्ट ने उस केस को उठाया और उस केस में हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको उस जो अक्यूटेड पर्सन था उसको क्या कर दिया, डेथ सेंटेंस दे दिया। इस केस में आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं कि भाई साहब ये सारी चीजें हुई हैं एंड वी आर फाइंडिंग इट कॉन्ट्रडिक्टरी, so you should give some attention to this particular point and give some direction to this as well because we find this contradictory। ठीक है, और दूसरी जो आती है वो हमारी ये आती है कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट सॉरी कैन ऑल्सो मेड इफ हाई कोर्ट कोई भी एक पर्टिकुलर केस है जो लोअर कोर्ट से उठाता है और उसमें जो अक्यूज है वो गिल्टी है उसको डेथ सेंटेंस दे देता है। ठीक है, अब डेथ सेंटेंस दे दी, अक्यूज है, यहाँ पर ना तो लोअर कोर्ट के द्वारा सब बाइज्जत बरी करा गया है ना उस केस को अच्छे तरीके से सुना गया है, सीधा हाई कोर्ट ने उठाया और उसको जो अक्यूज है उसको डेथ सेंटेंस दे दी। अब इस केस में क्या होगा कि आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं, मगर देखिए हाई कोर्ट के द्वारा ये तो हो गया दूसरा पहला केस, किस केस में हो सकता है, यहाँ तो ना तो यहाँ पर आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है, मगर यहाँ पर भी आपको विदाउट सर्टिफिकेट आप डायरेक्टली जो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, बट ऐसी कौन से दो कैटेगरीज है जहां पर आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो हमें सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी तभी हमारा केस सुना जाएगा, और ये सर्टिफिकेट हाई कोर्ट के द्वारा इशू करे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो केस है जैसे कोई भी लॉ हो गया जिसमें कौन आपको लगता है या फिर आपको दिखता है कि हाँ ये चीज जो है ना सेटिस्फैक्टरी नहीं है और हाई कोर्ट ये समझता है कि हाँ मेरे द्वारा जो ना एक सर्टिफिकेट इशू करा जाना चाहिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जो है ना हस्तक्षेप करना लाजमी है, सुप्रीम कोर्ट की अपने सुप्रीम कोर्ट को अपनी भी राय देनी चाहिए, तब हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट इशू करेगा और पार्टी को उस सर्टिफिकेट को लेकर जाकर सुप्रीम कोर्ट में देना होगा और तब वहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस केस को सुना जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी चीज की, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है हाई कोर्ट appeal in case where the high court refuses to certify a case to be fit for the appeal of supreme court। हाँ देखिए यहाँ पर ये कभी कभी भूल जाता हूँ, स्पेशल लीव का प्रावधान दे रखा है यहाँ पर। स्पेशल लीव में दरअसल ये होता है कि हाई कोर्ट ने कोई पर्टिकुलर जजमेंट दे दी, ठीक है, और हाई कोर्ट ये कहता है कि इसमें ना सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं करेगा, तो आप सोचते हैं कि हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक आपको लगता है कि यहाँ पर कोई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी गई है हाई कोर्ट में, उसको वहां पर एंटरटेन करा जा रहा है। ठीक है, तो वहां पर एंटरटेन करा जा रहा है या कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन गए वहां पर उनको एंटरटेन, वहां पर उनका इशू है कि एक पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट है यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है या फिर उसमें एक प्रोविजन है उसको भी यहाँ पर एनलिस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो एनलिस्ट मतलब ऐड कर देना चाहिए, और हाई कोर्ट यहाँ पर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं कि जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय वगैरह दे तो मैं ही कर दूंगा ये सारी चीजें। तो यहाँ पर एक स्पेशल लीव पेटिशन होती है जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि स्पेशल लीव के तहत वो एक ऐसी केस को भी ले सकता है जो सुप्रीम, जहां पर हाई कोर्ट रिफ्यूज कर देता है कि मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और उससे गुहार लगाएंगे कि भाई साहब हमें ग्रांट कर दे स्पेशल लीव पेटिशन, स्पेशल लीव अपील
ताकि हमारी जो याचिका उसको दर्ज करा जाए। अब फिर सुप्रीम कोर्ट देखता है कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर केस में मेरा जो हस्तक्षेप होना चाहिए और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन भी चाहिए, तब यहाँ पर स्पेशल लीव मिल जाए। ठीक है, स्पेशल लीव मिल जाएगी। या फिर कोई डेथ सेंटेंस का भी हाई कोर्ट ने दे दी और हाई कोर्ट कह रहा है कि भाई साहब आपको नहीं जाना है, ठीक है, और कोई एक पर्टिकुलर चीज है जहाँ पर लगता है आपको कि एक पर्टिकुलर लॉ है और अक्यूज को इसमें ज्यादा ही सजा मिल गई है, लाइफ इम्प्रिजन बनी हुई है और यहाँ पर उसको खाली 1 साल की सजा होनी चाहिए, तब हाईकोर्ट नहीं कहता कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तब भी वहां पर आप स्पेशल लीव ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से और अपनी याचिका दर्ज कर सकते हैं। मगर ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं था कि वो इस स्पेशल लीव पेटिशन को जो है एक्सेप्ट करे या ना करे। ठीक है, चलेगा आगे, चलेंगे। अब अपील्स इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केसेस, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन केसेस जितने भी होते हैं, ठीक है, चाहे सिविल हो, जो सिविल नहीं और क्रिमिनल नहीं, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन होगा। तो यहाँ पर इफ द हाई कोर्ट डिनाइज द सर्टिफिकेट फिटनेस टू अपील द सुप्रीम कोर्ट कैन यूज इट्स डिस्क्रिशन एंड ग्रांट स्पेशल लीव। ये तो मैंने आपको बताया ना शायद, है ना। तो यहाँ पर देखो कॉन्स्टिट्यूशन केसेस भी हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर लगता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, इस पर्टिकुलर आर्टिकल, इस पर्टिकुलर लॉ को उसके द्वारा इंटरप्रेट करा जाना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि यहाँ पर ये चीज है, तब वहां पर जो है अपील करी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में इजीली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है गारंटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है। ठीक है, चले आगे। और देखिए फंडामेंटल राइट्स का गारंटर जो है वो जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का गारंटर और कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, और फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा इन सारी चीजों में। चलिए, एडवाइजरी जुरिडिक्शन के अगर हम बारे में बात करें तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन यहाँ पर जो ना जो एडवाइस है वो टेंडर करी जाती है किसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रेसिडेंट को। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर लॉ की बात होती है, कोई भी पर्टिकुलर कानून की बात होती है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो चाहे फिर वो नेशनल लेवल पर हो, प्रेसिडेंट चाहते हैं, प्रेसिडेंट को लगता है कि यहाँ पर जो ना सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। वैसे तो उनके पास एक पर्टिकुलर मेंबर होता है, ठीक है, जिससे वो एडवाइस ले सकते हैं। क्या नाम होता है उसका, है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज अब स्टेट में होता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि उनको एडवाइस देने के लिए और भी होते हैं, और हाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उसका अलग ही मतलब रुतबा है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ली जाती है। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं होती प्रेसिडेंट के ऊपर, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। बट हाँ कभी भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको डिनाई नहीं करा गया, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा डिनाई नहीं करा गया है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, चलिए अब हम गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन गार्जियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। क्यों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉ ऑफ द लैंड है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ही इसको इंटरप्रेट कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ही इसका प्रोटेक्टर है, तो इसलिए इसको गार्जियन बोला जाता है। ठीक है, अब इट डज नॉट अलाउ एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट टू वायलेट एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये किस में दिया, आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32, ये दो ऐसे प्रोविजन है, नॉट 132, इट इज 32, दो ऐसे प्रोविजन है, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32, दो ऐसे प्रोविजन है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूज करे जाते हैं। ठीक है, अब इट कैन ऑल्सो रिव्यू एनी जजमेंट एनी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट विच एलिजिबली वायलेट्स एनी प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, आप जानते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू जो मैंने आप शायद बता दिया, नहीं बताया तो आगे पढ़ लेंगे। जुडिशियल रिव्यू जो है वो यही है कि वो जो है ना सारे के सारे रिव्यू करता है कि इसके फंडामेंटल राइट्स के, और जो गवर्नमेंट द्वारा कानून को रिव्यू करता है ताकि वो देख सके कि आखिरकार ये जो कानून है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। तो इन सारी चीजों को टेक केयर करा जाता है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, इफ इट फाइंड्स वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट और द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनको वो अल्ट्रा वायरस या अल्ट्रा वो बोल सकते हैं इन्फ्रिंज कर रहे हैं। ठीक है, अल्ट्रा वायरस का करार दे सकता है। ठीक है, नल एंड वॉइड कह सकता है, नल एंड वॉइड। ठीक है, सॉरी, एंड इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस पावर जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसीलिए इसको गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड
चैंपियन ऑफ लिबर्टीज एंड वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये डेमोक्रेसी नहीं होता, इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए अब इसके फंक्शन क्या क्या है कि वो गार्जियन कैसे कराता है, ठीक है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। पहली चीज ये है प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, हाई कोर्ट के द्वारा भी करे जाते हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की ये जो पावर है ये कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब दोनों दो जनों के यहाँ, एक या दो जनों के साथ शेयर करी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ये पावर है कि दोनों ही जो है रिट इशू कर सकते हैं। रिट मैंने आपको बताई थी, हेबिस कॉर्पस, मांडामस प्रोहिबिशन, सल्सरी क्वियो वारंटो। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है व्हेन बी डिस्कस्ड आर्टिकल 32 यानी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचार के बारे में जो हमने बात करा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट टू डिक्लेयर लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर नल एंड वॉइड इफ इट एनक्रोचेस, अगर वो ट्रांसग्रेस करता है या फिर एनक्रोच करता है फंडामेंटल राइट। ठीक है, नल एंड वॉइड करार दे सकता है उसको। रिट जो है एक ऑर्डर है जो इशू करा जाता है लोअर कोर्ट को, किसके द्वारा, इसके हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, हाई कोर्ट के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को। ठीक है, ताकि उसके रिगार्डिंग स्टेप्स वगैरह लिए जा सके। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। ठीक है, रिव्यू ऑफ इट्स ऑन जजमेंट अंडर आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट। ठीक है, रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट। ठीक है, तो ये चीज देखिए, मानकर चलिए संगरी प्रसाद केस, बेरूबारी केस वगैरह, ये सारे केस वगैरह मतलब छोड़िए उन सारी चीजों पर बात करते हैं। ठीक है, ये अलग चीजें हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में कोई एक पर्टिकुलर जजमेंट दिया, ठीक है, आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस जजमेंट में कुछ ना कुछ तो खराबी है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना इस जजमेंट को बदलकर दूसरी जजमेंट भी लेकर आ सकता है, सिंपल। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिव्यू ऑफ इट्स ऑन जजमेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए, अपनी जो चीजों में करेक्शन कर सकता है। ठीक है, और वो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 137। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की मैंने आपको बोला था आगे बढ़ेंगे। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच जुडिशरी एग्जामिन्स वेदर अ लॉ एनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर और एन एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है, मतलब लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ बनाया हुआ है और एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई भी उस पर एक्शन लिया गया है, वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान है उनका वायलेशन तो नहीं कर रहा, क्या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर देखी जाती है। ये जो प्रावधान था सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आया था, लेटर इट वाज अडॉप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन आवर कंट्री एंड बाय द अदर कंट्रीज एज वेल। ठीक है, और आवर हाई कोर्ट आल्सो एक्सरसाइज दिस पावर, हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू डज नॉट मीन दैट एवरी लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर इज टेकन अप बाय द सुप्रीम कोर्ट। नहीं, अगर देखिए हमारे यहाँ पर जो है ना मतलब सिविल सोसाइटी है, एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, ठीक है, अदर जो मतलब नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो भी तो काम कर रहे हैं साइड बाय साइड। देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना दिया, पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना दिया, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करता है। कब इंटरफेयर करता है कि जब पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना दिए गए और उसके बाद वो लॉ इम्प्लीमेंट होने को आए। ठीक है, फिर लोगों ने देखा कि भाई साहब ये तो कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर एनजीओ होंगे या फिर सिविल सोसाइटीज होंगी या फिर ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, तो वो जाएंगे, वो देखेंगे और वो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा, उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ना कि वो अपने आप। अगर हाँ हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ले ले, सुप्रीम कोर्ट ले ले अपने आप भी, मतलब अपने उसके पास डिस्क्रिप्शन है कि वो खुद भी ये चीजें कर सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 13 के अंदर ये पावर दी गई है इसको, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट आते हैं और ये 13 भी एक फंडामेंटल राइट ही है। ठीक है, चले आगे। 14 आर्टिकल 14 में आता है राइट टू इक्वालिटी, नहीं सॉरी क्या आता है, राइट टू इक्वालिटी तो आता है, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ आता है इसमें। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है कैसे होता है। अब देखिए हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि पिछले साल या फिर एक दो साल पहले फार्मर्स लॉ लेकर आए गए थे। फार्मर्स लॉ को क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट क्वेश्चन में आया था। सुप्रीम कोर्ट जब इंटरप्रेट करता है, जब प्रोटेस्ट होने लगते हैं, एजिटेशन वगैरह होने लगते हैं, स्ट्राइक्स वगैरह होने लगते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट कहता है हाँ भाई अब तो जो है इसको रिव्यू करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं तो क्या कर रहा है, वायलेशन कर ही रहा है। ठीक है,
अब इसकी जो रूलिंग होती है वो लॉ ऑफ द लैंड के द्वारा लैंड के अनुसार ट्रीट की जाती है, मतलब इसकी जो रूलिंग है उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, ना ही लेजिस्लेचर ना ही एग्जीक्यूटिव, कोई भी नहीं, ठीक है। क्योंकि क्योंकि होलसोल जो इसके पास अधिकार है वो यही, मतलब होलसोल जो अधिकार है उसके पास, इसके पास ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इंटरप्रेट करेगा तो यही करेगा, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। लेट अस सी नाउ एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल आपको खुद पढ़ने हैं, ठीक है। ये सारे एग्जांपल है यहाँ पर, देखिए राइट टू इक्वालिटी का एग्जांपल है, राइट टू फ्रीडम का है, ठीक है। और राइट टू नो का है, आर्टिकल 21 में ये निहित है, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यहाँ पर ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में निहित है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ये सारी चीज आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएंगे इजी, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो एग्जाम्पल तो मैं नहीं बता रहा हूँ, बस आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट, आप मतलब मान लीजिए सुप्रीम जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, कोई भी प्रावधान नहीं है ऐसा जिसके ऊपर हमारे कंट्री में लॉ बना हुआ हो, ना तो पार्लियामेंट उस पर ध्यान दे रही है, ना स्टेट की असेंबलीज उन पर ध्यान दे रही है, ताकि उस रिगार्डिंग कोई भी प्रावधान नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, pollution was increasing in Delhi and the Supreme Court was very vigilant. Supreme Court became vigilant कि हाँ, now I have to take the decision, I have to take the power in my hand and I have to tell the all authorities, I have to tell to the all authorities that you have to make a law regarding pollution, ठीक है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट था वो एक्टिव हो गया और उसने अपने हाथ में पावर ली और उसने डायरेक्शन दी अथॉरिटीज को कि भाई साहब इतना पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, कुछ तो करो इस रिगार्डिंग। तो फिर पॉल्यूशन लेकर आए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1987, ठीक है, 1986 सॉरी 1986 है, ठीक है। तो ऐसी काफी सारी एक्ट लेकर आए गए थे, ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा अटेंशन दी गई चीजों को कम करने के लिए। दिल्ली में जो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहां से जो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा थी, तो वहां पर जो है ना कॉन्ट्रीब्यूट कर रही थी वो कहीं ना कहीं दिल्ली में पॉल्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है। दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा था स्टेबल बर्निंग से, जो हरियाणा में और पंजाब में जो स्टेबल बर्निंग होती है, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो भूसा बचा हुआ होता है ना, फार्मर्स उसको जला देते हैं, तो उससे क्या होता है कि सर्दियों में जो है बहुत ज्यादा धुंध हो जाती है। धुंध हो जाती है कहाँ पर, दिल्ली में। तो उस चीज के रिगार्डिंग फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दी गई थी। तो ऐसी जगह पर सुप्रीम कोर्ट जब विजिलेंट हो जाता है ना, जब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता और सुप्रीम कोर्ट फिर ध्यान देता है उस चीज पर, तो उसी चीज को हम जुडिशियल एक्टिविज्म बोल देते हैं, ठीक है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एन इंपॉर्टेंट गारंटी दैट द राइट ऑफ द पीपल इट does not allow the violation of the constitution. It has given several interpretation to the constitution provisions thus it has the protected as well as expanded the constitution, ठीक है। इसीलिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है, क्योंकि ये बढ़ भी सकता है, मतलब इसमें जो है ना लॉज ऐड भी हो सकते हैं और लॉज घटाए भी जा सकते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं उसको दरकिनार कर दिया गया था। कब, आप मुझे बताइए, 46 में करा गया था, 42 में करा गया था अमेंडमेंट, ठीक है। 76 में करा गया था या 74 में करा गया, 78 में करा गया था। चलिए 1978 या 76 की बात कर लो, अमेंडमेंट भी बताइए और ये भी बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करते हैं। इसका ये जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले जस्टिस पीएन भगवती के दौरान लेकर आया गया था 1980 में, ठीक है, 1980 में इसको लेकर आया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए हमारे यहाँ पर काफी छोटे छोटे तबके के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह भी रहते हैं। अब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यू नो दैट कि हमारे जो 1% पॉपुलेशन है उसके हाथ में तकरीबन 90% जो वेल्थ है ना नेशन की वो है, ठीक है। बाकी जो 10% वेल्थ है वो तकरीबन 90% ऑफ द पॉपुलेशन है उसके हाथ में है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और वेल्थ का डिवाइड है ना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे जो छोटे तबके हैं, छोटे छोटे लोग हैं, डाउन टू अर्थ हैं, उनके राइट्स का वॉल्यूशन होता है। तो उनके हित में जो काम कर रहे होते हैं, सिविल सोसाइटीज काम कर रही होती हैं, एनजीओ वर्क कर रहे होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल भी आ जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होते हैं, ठीक है। तो मीडिया भी कहीं ना कहीं काम करती है इसी रिगार्डिंग, ठीक है, ताकि उनके राइट्स का वॉल्यूशन ना हो। मगर फिर भी अगर होता है तो उस चीज को नोटिस में लाने के लिए ये ग्रुप क्या करते हैं, एक याचिका दर्ज करते हैं उन पीपल्स के बिहाफ पर, उन लोगों के राइट्स का वॉल्यूशन ना हो उनको बचाने के लिए ये लोग याचिका दर्ज करते हैं पब्लिक के बिहाफ पर, तब इसको बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, इट इज क्लियर। चले आगे, चलिए। तो यही है पीआई इज इंपॉर्टेंट बिकॉज justice is now easily available through the poor and weaker section of the society. Supreme Court, on the basis of letter received from the journalists, lawyers, and social workers, and on the basis of newspaper report, has taken up number of matter of the public interest. ठीक है, under PIL,
ट्रायल्स, देखिए ट्रायल्स जैसे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि प्रिजन में क्या होता है कि जो वो होते हैं कैद खाने में काफी सारे ऐसे इलीगल ट्रायल चल रहे होते हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर ट्रायल चला ही नहीं और उनको कैद कर रखा है, तो उनको भी छुड़ाया गया है अभी तक। कुछ ऐसे इनमेट्स होते हैं कैद खानों में जिनकी हालत बहुत बुरी है, और इनमेट्स को बिल्कुल भी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, ना खाना मिल रहा ना पानी मिल रहा, तो उन चीजों को भी कहीं ना कहीं पिक्चर में लेकर आया जाता है अंडर द PIL। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा मतलब विजिलेंट हो जाता है और फिर वो अपनी जजमेंट देता है। ठीक है, तो ये सारे केसेस वगैरह यहाँ पर दिए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द PIL। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो PIL है यहाँ पर इसको जुडिशियल एक्टिविज्म भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जुडिशरी विजिलेंट हो जाती है काफी, और अपनी तरफ से भी ये कहीं ना कहीं स्टेप लेने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपका चैप्टर 12 नाउ फिनिश हो चुका है। ठीक है, आपको कैसी लगी ये वीडियो, डू दैट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।